कल हमने आपका टॉपिक छोड़ा था, लास्ट में एक टॉपिक उसमें रह गया था एनुअल रिपोर्ट। जो कल वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में, एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 162 पे 162। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? कंपनी की कंप्रीहेंसिव डिटेल्स, मतलब कंपनी के जितने भी पूरे कंपनी में पूरे साल में जितने भी कंपनी ने काम किए हैं उसकी जब डिटेल इन्फॉर्मेशन बनती है उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनी अपनी मीटिंग में हमेशा कंपनी अपनी मीटिंग से पहले, ईजीएम से पहले या फिर एजीएम से पहले एनुअल रिपोर्ट्स पहले ही रेडी कर लेती हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर बातचीत होती है, कौन सी चीजें हमने सेटअप की हैं, कौन सा बेनिफिट हुआ, कौन से नुकसान हुआ, उसकी प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन जब बनाती है हमने उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट हमेशा जनरल डिस्क्रिप्शन ही बोल सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज की। यूजेस कहाँ मीन्स कौन कौन बंदे एनुअल रिपोर्ट को यूज करते हैं? सबसे पहले एम्प्लॉइज। हर एक एम्प्लॉइज को होता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। कि हम अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो हमें भी तभी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एनुअल रिपोर्ट जरूर बनती है। एम्प्लॉइज उसको जरूर लेके चलते हैं। उनको ये नहीं है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी ने पिछले साल से कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाया या कुछ कम प्रॉफिट कमाया, उसी बेस पे उनके बोनस या फिर उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किस बेस पे होंगे, वो चीजें। उसके बाद आते हैं कस्टमर। कस्टमर को भी एनुअल रिपोर्ट चाहिए होती है, जिन लोगों ने कंपनी का सामान खरीदना होता है या फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, किस दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है, तो वो क्लियरली उनको पता होना चाहिए। सप्लायर्स होते हैं जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, उनको भी इन्फॉर्मेशन कंपनी की चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में उधार में पैसा दिया होता है, मीन्स उधार में सामान देते हैं, उनके पैसे पेंडिंग होते हैं कंपनी के बेस पे। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही होगी, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही होगी, तो वो अपना जो क्रेडिट है वो और इंक्रीज करते चले जाएंगे। मीन्स कंपनी को हिचकिचाहट किसी प्रकार की नहीं होगी उनको पैसे देने में, इजिली बेस पे उधार में पैसे दे सकते हैं। कम्युनिटी होती है, मीन्स जो ऑल ओवर पब्लिक, जिस एरिया में कंपनी लगी हुई है, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि एक्चुअल में कंपनीज लोगों के फेवर में काम कर रही है नहीं कर रही। अगर फेवर में काम कर रही है तो गुडविल लेवल इंक्रीज हो जाता है, ऑटो मोड पे एम्प्लॉइज उस कंपनी में जाना चाहते हैं, लोग उस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो कंपनी में बेनिफिट मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिपोर्ट, जो भी रिपोर्टिंग बनती है या फिर एनुअल रिपोर्ट बनती हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंपनी ने जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, जब कंपनी को अपनी एनुअल परफॉर्मेंस पता होगी तो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। भी फ्यूचर के लिए कितना प्रॉफिट हमने कमाना है, या नया कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, किस बंदों को रखना है, किन बंदों को हटाना है, वो सारे डिसीजन कंपनी इजिली बेस पे ले सकती है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाता है कि हम लोग किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की परफॉर्मेंस को और अच्छी करना है तो वो भी कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट के बेस पे ही। उसके बाद कंपनी अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केट में पहुंचाना चाहे तो एनुअल रिपोर्ट इसके लिए भी बनाई जाती है। लास्ट में उन्होंने बताया कि हायर न्यू इन्वेस्टर्स, अगर न्यू इन्वेस्टर्स को कंपनी में लेके आना है तो उसके लिए भी एनुअल रिपोर्ट बनी होनी जरूरी होती है। पर्पस ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स के पर्पस क्या लिखे हैं? सबसे पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिल जाएगी। दूसरा भी लक्ष्य अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर अकाउंट्स की रिपोर्ट्स जल्दी से बनी होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मान लीजिए ऑडिट करवाना है तो कहीं पे कंपनी लेट हो जाएगी, ऐसी कभी भी कंडीशंस नहीं बनती। डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने हैं तो एनुअल रिपोर्ट से डिसीजन इजिली बेस पे ले सकते हैं। प्रमोट एंड मार्केटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम या फिर गुडविल मार्केट में बनानी हो तो उसके लिए एनुअल रिपोर्ट बनाना जरूरी है। अचीवमेंट हाईलाइटेड, अगर कंपनी अपनी अचीवमेंट को हाईलाइट करना चाहती है, मीन्स हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया या नया कुछ हमने प्रोजेक्ट लगाया उसमें कितना हमें बेनिफिट हुआ, तो वो चीज को दिखाने के लिए भी एनुअल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। टारगेट ऑडियंस, किन लोगों को आप लोग टारगेट में लेना चाहते हैं। हर साल ऐसा ही होता है ना, कंपनी अगर स्टार्ट होगी पहले कुछ एरिया में ही सेटअप करती है कि यहाँ के लोगों का ट्रैक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे की मार्केट को कवर करते चले जाएंगे। तो टारगेट ऑडियंस करना है तो एनुअल रिपोर्ट जरूरी है कि हमने पिछले साल जो ऑब्जेक्टिव टारगेट या स्टैंडर्ड सेटअप किया था उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेस पे हम नया स्टैंडर्ड सेटअप कर सकते हैं। फिर आते हैं कंटेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स में कौन कौन से कंटेंट होंगे? सबसे पहले तो कंपनी की प्रोफाइल आती है कि बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कंपनी के मिशन क्या थे, कंपनी का विजन किस दिशा में कंपनी काम कर रही थी, कंपनी के गोल्स एंड पॉलिसीज, कंपनी ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे और उनको पॉलिसीज कैसी बनाई है उनको अचीव करने के लिए, ये एनुअल रिपोर्ट्स में आती है। उसके बाद चेयरमैन मैसेज, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन होंगे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, उनके मैसेजेस भी जरूर होते हैं एनुअल रिपोर्ट में कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस बेस पे हम लोग आके काम कर रहे हैं, कुछ भी अपने वर्डिंग में बोल सकते हैं उसमें। फिर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटीज। एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी का डायरेक्टर कौन सा है और कमेटी मेंबर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने कंपनी में काम किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन आती है। मैनेजमेंट कमेटी मींस जो कंपनी के डिफरेंट अलग अलग लेवल होते हैं, प्रोडक्शन सेल, उनमें अलग अलग मैनेजमेंट कमेटीज बनी होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी।
कंपनी परफॉर्मेंस, जितने भी कंपनी में पर्सन काम कर रहे होंगे उन्होंने अलग अलग अपनी परफॉर्मेंस किस बेस पे दिखाई है, कंपनी ने कितना कितना प्रॉफिट किस किस डिपार्टमेंट में आगे लेके गए हैं, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। बिजनेस स्ट्रेटजी, आगे बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी क्या सेटअप सोची हमने, एनुअल रिपोर्ट में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी की ये स्ट्रेटजी थी, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेटअप किए थे उस पर ये उनको बेनिफिट मिले हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या काम करेंगे। फिर आता है बिजनेस मॉडल, अगर कंपनी कुछ नया सेटअप करना चाहती है, नया कुछ करना चाहती है तो बिजनेस का मॉडल अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाएगी। लास्ट में आता है कि एनुअल रिपोर्ट में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, इन्होंने आगे बहुत सारे सेक्शन बताए हैं कि जो कंपनी की रिपोर्ट्स होंगी उनमें क्या क्या काम हो सकते हैं। वैसे तो जो पॉइंट हमने पीछे पढ़े हैं वही सारे पॉइंट आगे होते हैं, लेकिन फिर भी फटाफट देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स, उनके मैनेजमेंट के डिस्कशन या फिर उनके डिसीजन या फिर उनके एनालिसिस सबसे पहले उसमें एनुअल रिपोर्ट में आएगा। फिर अपॉइंटमेंट एंड रेमुनेशन ऑफ मैनेजर डिपार्टमेंट, जितने मैनेजर डिपार्टमेंट में पर्सन आए होंगे, मैनेजर्स हो गया, फाइनेंस मैनेजर्स हो गया, उनकी सैलरी कितनी है, उनको कैसे रखा गया, कितने टाइम पीरियड पे रखा गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद कंपनी में कमीशन, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर उनको कैसे कमीशन मिल रहा है, क्योंकि सिटिंग फीस होती है डायरेक्टर की 5,000 रुपए, एक बार भी मीटिंग में आएंगे तो इसके अलावा कोई पार्ट टाइम है तो उसके लिए उन्होंने पैसे कैसे रखे हुए हैं तो वो भी क्लियर दिया जाएगा। री अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, कोई पर्सन ऐसा जिसको कोई भी पसंद नहीं कंपनी, बाहर से हम किसी पर्सन को लेके आए, अगर उसको दोबारा से अपॉइंट करना चाहते हैं उसको कैसे हम लोग अपॉइंट किया। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर को हम लोग डिसक्वालीफाइड करेंगे मीन्स हटाएंगे तो उसको कैसे हटा सकते हैं, ये भी उसी रिपोर्ट में डिसाइड किया जाएगा। ऑडिट कमेटी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। विजुअल मैकेनिज्म, लोगों को अगर फेवर करने की बात आएगी तो हम लोग कैसे फेवर करेंगे, विजुअल मैकेनिज्म ये होगा ना, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया तो उनको पैसे अगर वापस देने हो तो किस बेस पे हम पैसे दे सकते हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर, इसके अलावा कंपनी को लगता है कि कितने शेयर कंपनी ने पूरे साल में इशू किए, कितने पैसे कंपनी के पास आ गए, उन शेयर से कंपनी ने कितना पैसा कमाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आएगी। फिर आता है क्रेडिट रेटिंग, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी के हिसाब से कैसे चल रही है, जैसे क्रिसिल कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग इंडिया कोई कंपनी है तो वो कंपनी की रेटिंग कैसे बना के दी हुई है, कंपनी की रेटिंग अच्छी हो रही है या फिर डाउन हो रही है, वो क्लियर भी इसमें इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर कंपनी को अच्छा कुछ कंपनी ने काम किया, गवर्नमेंट ने उसको कोई गवर्नेंस का कोई सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में हम देखेंगे ऑफिस में जाइए काफी प्रकार के सर्टिफिकेट ट्रॉफीज वगैरह रखी होती है उन्होंने, क्योंकि वो कंपनी को अलग अलग लेवल में गवर्नमेंट जब कोई परमिशन गवर्नमेंट जब कोई सेमिनार वगैरह लगाती है तो उनको वहाँ पे वो परफॉर्मेंस बेस पे अवार्ड मिलते हैं, तो वो भी उनकी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में डिसाइड बताए जाते हैं। उसके बाद किसी प्रकार के अगर कोई हरासमेंट हुई है कंपनीज में तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मीन्स कोई झगड़े हुए हैं या फ्रॉड हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट के डिस्कशंस एनालिसिस, मैनेजमेंट में उसमें क्या डिसीजन लिए, उसके ऊपर क्या मैनेजमेंट ने एक्शन लिए, वो सारी रिपोर्ट्स में आनी चाहिए। लास्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उसको कितने कितने लेवल तक अचीव कर लिया, ये पॉइंट भी क्लियर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में आते हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी के अंदर के लोगों को भी बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सबको पता होती है, उसी बेस पे उनके बेनिफिट्स, उनकी रेमुनेशन, उनके इंक्रीमेंट, उनको बोनस उसी लेवल पे मिलते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बाहर का बेनिफिट भी होता है, कंपनी की मार्केट में कितनी अप्रोच बढ़ गई, कितनी उनका गुडविल लेवल बढ़ा, कितने लोग और शेयर खरीदने वाले लोग निकल के खुद आए हैं या फिर कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। थर्ड आता है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनकी रिपोर्ट्स भी कंपनी के पास डेली बेस पे मिल जाती है एनुअल रिपोर्ट्स में, क्योंकि जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारे लिए काम करे या नहीं करे, उससे एनुअल रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन सब लोगों की आ जाती है। इसके बाद कंपनी में आता है वेबसाइट डिस्क्लोजर, एनुअल रिपोर्ट के बाद टॉपिक आएगा वेबसाइट डिस्क्लोजर। कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन, ये भी ट्रांसपेरेंसी लेवल में आता है किसी कंपनी के लिए, जो भी कंपनी मार्केट में आई हुई है तो उसको वेबसाइट डिस्क्लोजर करना भी जरूरत है। अगर किसी कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है उसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, उनका बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, किस बेस पे काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, और प्रॉपर कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स या फिर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो कंपनी ऑनलाइन जरूर दिखाएगी। ये सभी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि कंपनी को अपनी एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसमें दिया होता है। अगर किसी बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको डायरेक्ट ईमेल आप भी देख सकते हैं, किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको ऑनलाइन देखते ना भी हाउ टू कॉन्टैक्ट एनी कंपनी, किसी कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, आप उसकी वेब एड्रेस पे जाइए, उनमें कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, उनके उनपे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वगैरह होती हैं, आप लोग कॉल करके उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कॉलिंग नंबर नहीं है तो ईमेल कीजिए, आपको ईमेल का जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी में कुछ पर्सन स्पेशल इसी बेस पे रखे जाते हैं कि आपको सिर्फ ईमेल के रिप्लाई ही करने होते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सभी कंपनीज के लिए जरूरी होता है कि वेबसाइट डिस्क्लोजर करना, कंपनी में कैसे मीटिंग बुलाई गई, कैसे मीटिंग रखी गई, क्या क्या एजेंडे पास किए गए,
बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, किस बंदे को कैसे पकड़ा, किसको कैसे छोड़ा, सब लोगों को कंपनी में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अमृतपाल का नाम नहीं लिया। उसके बाद आती है पॉलिसीज। पॉलिसीज आती हैं भी कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है, ये भी ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए। मीन्स बहुत सारी पॉलिसीज हो सकते हैं। सबसे पहले पॉलिसी आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी ने इसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी बनाई, इसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंपनी की ऑनलाइन होनी चाहिए वेबसाइट ट्रांसपेरेंसी बेस पे। अगर कोई बंदा लेना चाहे इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या थी, मैनेजमेंट के लिए क्या थी, गवर्नमेंट के लिए क्या थी, या फिर शेयर होल्डर के लिए क्या थी, उसमें उन्होंने क्या क्या काम कंप्लीट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कंपनी में जो डिवाइस प्रॉपर्स हैं, जितने भी मीन्स कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है, उनके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई हुई है, सेफ्टी के लिए पॉलिसी क्या है, फर्स्ट एड के लिए क्या पॉलिसी है, कंपनी में लेबर के लिए पॉलिसीज है। ये सारी पॉलिसीज कंपनी रिस्क के लिए, व्हीकल मैकेनिज्म के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज कंपनी ने बोली हैं। या फिर प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन को रोकने के लिए कंपनी क्या पॉलिसी बनाई है, ये सारी पॉलिसीज कंपनी को डिटेल में इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। मे भी शायद कोई अच्छी कंपनी देखेंगे उनके पास पोल्यूशन के लिए भी स्पेशल कंपनी ने लगाया होता है एक बोर्ड कि हमारी कंपनी का आज का पोल्यूशन का लेवल इतना है, इसके ज्यादा हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए जरूरी होता है देना। ये सारा काम कंपनी जो है ट्रांसपेरेंसी लेवल में करती हैं, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है एज पर दी कंपनी एक्ट 2013 रिपोर्ट। 100 गलत बोला है, जाओ भाई, जाने वाले को हम रोक सकता है। कंपनी मीटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग के बारे में देखते हैं। हमें सबको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी में कोई पर्सन आ रहा है, कंपनी में कोई पर्सन जा रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वर्डिंग यहाँ पर भी आएगी, भी जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कंपनी को अपने काम को कुछ भी चेंजेस करना है, या कंपनी के कुछ जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टेशनरी बेस पे बने होते हैं, उनको मीटिंग्स कंपनी में रखनी ही होती है। कंपनी की लाइफ टाइम में कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो कंपनी को हर बार करनी पड़ती है। इन्होंने लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहले मीटिंग की बात करते हैं स्टेशनरी मीटिंग। कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही बार में होती है। जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट लेती है तो उनको अपना स्टेशनरी मीटिंग रखना पड़ता है। टॉपिक इंट्रोडक्शन में ही है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन वही तो बोल रहा हूँ। स्टेशनरी मीटिंग वही मीटिंग होती है जो कंपनी की लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होती है। जब कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ले लेगी तो उनको अपनी एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। जितने भी उनके शेयर होल्डर होते हैं उसमें स्टेशनरी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे और कैसे कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट बिजनेस लेंगे। ये कंपनी की मीटिंग जो है लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार कंपनी मीटिंग नहीं करती। उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारे पास आ रही है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको एजीएम बोलते हैं। कंपनी में हर साल 15 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। कोई भी कंपनी इसमें लेट नहीं होती। सभी कंपनीज को हर साल ये मीटिंग करनी पड़ती है। इसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो 15 मंथ का होता है, वैसे तो साल 12 महीने का होता है। एक्स्ट्रा 3 मंथ उनको मिलते हैं कि जो भी उनको साल खत्म होने के बाद जो तैयारी करनी है, जो रिपोर्ट्स बनानी है, वो रिपोर्ट्स बना के एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट करनी ही होती है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में काफी एजेंडा पास करने होते हैं। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर कंपनी को ऐसा लगे कि यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा जरूरी है तो कंपनी वो मीटिंग कभी भी बुला सकते हैं। जब भी ऐसी कोई मीटिंग्स बुलाई जाएंगी सभी शेयर होल्डर को 21 दिन पहले नोटिस जाएगा, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग है चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। 21 दिन जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको पहले नोटिस चला जाएगा और शेयर होल्डर सारे मीटिंग में पहुंचने जरूरी होते हैं। लास्ट हमारे पास मीटिंग है क्लास मीटिंग। इन द चैप्टर विल बी, ये क्लास मीटिंग होती है कुछ एक्स्ट्रा मीटिंग्स। अगर कंपनी को लगता है कि यहाँ कुछ शेयर होल्डर की क्लास चेंज करनी है या फिर इमरजेंसी बेस पे कुछ मीटिंग्स करनी है तो मीटिंग्स कंपनी में की जाती है, उनको क्लास मीटिंग। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर रेजुलेशन जिसको बोलते हैं, जिस बेस के ऊपर मीटिंग रखी जाती है उसको एजेंडा बोलते हैं। मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें किसी शेयर डायरेक्टर को हटाना है तो वो एजेंडा रखा जाता है। उसमें भी उसके फेवर में कौन कौन से पर्सन वोटिंग करेंगे वो एजेंडा बोलते हैं। क्लियर भी हमने क्या काम कंपनी में मीटिंग में करना है, उसको रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग कोई स्पेशल एक्ट भी बोल सकते हैं जो हमने पास करना है। जैसे अभी जैसे चलता है ना लोकसभा राज्यसभा चलता है, उसमें पहले सोचा होता है एजेंडा है कि 36 बिल पास करने हैं। 36 के जगह कितने बिल पास होंगे या लिस्टेड होंगे वो क्लियर उसमें कर लिया जाता है। मीनिंग क्लियर हो गया। मीटिंग्स क्या होंगी? मीटिंग कंपनी में जब कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास करना होगा या न्यू रूल पास करना होगा, उसके लिए जब कोई कंपनी सभी शेयर होल्डर को इकट्ठा करती है और रेजोल्यूशन पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीटिंग। इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर का। वैसे तो एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, जिसके बारे में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, या फिर किसी एक मीटिंग के बारे में आपको स्पेशल बोल दिया जाएगा। वो एसेंशियल मीटिंग जो हम पढ़ेंगे सभी मीटिंग में ये चीजें होती हैं। सबसे पहले एसेंशियल में आ रहा है कि अथॉरिटी टू होल्ड मीटिंग। कोई भी मीटिंग किसी कंपनी ने बुलाना है, मान लो आपको टॉपिक आ जाए कि स्टेचुरी मीटिंग के बारे में बोलिए,
टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखिए। ये सारे एसेंशियल ऑफ मीटिंग आप उसमें लिख देंगे। स्टेचुटरी मीटिंग का मीनिंग आपको मैंने बता ही दी है। एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाए उसमें भी ये चीजें सारी आती हैं, मतलब उसके फीचर या फिर उसका प्रोसेस आप लिख देंगे। सबसे पहले कोई भी मीटिंग अगर किसी पर्सन ने बुलानी है, वीडियो बंद करनी पड़ जाती है, मुझे बड़ा इसेंशियल ऑफ वैल्यू मीटिंग सबसे पहले आता है कि अथॉरिटी टू होल्ड मीटिंग। कोई भी मीटिंग कंपनी में, चाहे स्टेचुटरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्लास मीटिंग है, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग है, ये अथॉरिटी कंपनी के डायरेक्टर के पास ही होती है। डायरेक्टर कभी भी डिसाइड करेंगे कि उनको मीटिंग रखनी है, कोई भी मीटिंग, तो सभी शेयर होल्डर को पहले ही नोटिस भेज देंगे। उसके बाद आता है नोटिस ऑफ मीटिंग। जब भी किसी कंपनी में कोई मीटिंग रखी जाएगी, मीटिंग से 21 दिन पहले सभी शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाता है कि हमारी कंपनी में मीटिंग रखी गई है, आप लोगों को उसको आना ही आना है। उसमें जो भी एजेंडा होगा वो हम लोग उसमें डिसाइड करके बोलते हैं। किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ कंपनी पहले आज ही बोल देगी कल मीटिंग है, शेयर होल्डर कहीं जा रखे हैं तो बंदे पहुंच ही नहीं सके। 21 दिन पहले नोटिस जाता है ताकि कोई बंदा कहीं पर भी जा रखा है, चाहे हॉस्पिटल के बेड में भी पड़ा हुआ है तो उसको ठीक होने के आना पड़ता है भाई, ठीक है, चाहे जेल में भी हो उसको भी आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वारम। क्वारम का मतलब होता है भी कम से कम जब मीटिंग में जो पर्सन आने, जो शेयर होल्डर वो चाहिए, मतलब एजेंडा क्लियर होता है। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हों, मतलब 1000 शेयर इशू किए हुए हैं, ये नहीं कि 1000 शेयर होल्डर को ही बुलाना उन्होंने, इसमें उन शेयर होल्डर को बुलाना है जिनके पास वोटिंग राइट है, तो वो शेयर होल्डर्स कंपनी में आने चाहिए। इसके लिए मेन रखा जाता है, छोटा सा मतलब बता दो। वही तो बोल रहा हूँ, सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ। मान लो कंपनी में जितने शेयर होल्डर हैं सभी को नहीं बुलाया जाता, जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे उन्हीं को ही बुलाया जाएगा, ताकि कंपनी में जो एजेंडा या फिर जो रेजोल्यूशन या फिर रूल हमने पास करना है वो पास किया जा सके उन वोटिंग के जरिए, ठीक है जी। ये मीटिंग का एक क्वारम होता है कि इनके बिना मीटिंग नहीं हो सकती। अभी कंपनी मीटिंग रख ले, बुला ले डिवेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनके पास तो राइट ही नहीं है वोटिंग करने का, तो कंपनी में वही शेयर होल्डर को मीटिंग में नोटिस भेजा जाएगा कि वो कंपनी में जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। उसके बाद चेयरमैन। कंपनी का चेयरमैन पर्सन वो होगा जो मीटिंग की प्रोसीडिंग को डिसाइड करेगा कि मीटिंग में हमने क्या क्या काम करने हैं। ये भी किसी भी मीटिंग के लिए जरूरी होता है कि उसमें चेयरमैन पर्सन होना चाहिए, कि मीटिंग को कौन बंदा प्रोसीड करेगा, मीटिंग जब स्टार्ट होगी कैसे क्वेश्चनिंग होगी, कौन बंदा उसके आंसर लेगा, किससे आंसर पूछने। हम देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में एक पर्सन उसका गवर्नर बैठा होता है, या फिर जो पर्सन बना के जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बैठा होता है मीटिंग की चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। रूल पास होने जा रहा है, बोल देंगे कौन रूल पास करवा रहा है, उसके फेवर में वोटिंग करने वाले सब लोगों का डाटा इकट्ठा करता है। उस तरह के पर्सन चेयरपर्सन होना चाहिए जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मीटिंग की सब लोगों को दे दे और कंपनी के मिनट्स को रेडी करने का काम करे। मिनट्स का मीन्स कंपनी में जो मीटिंग रखेगी उसमें किस पर्सन ने क्या क्या बोला, क्या क्या चीजें हम कंपनी मीटिंग में हुई, वो प्रॉपर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर डिस्क्रिप्शन जैसे रिटर्न में होना चाहिए, क्या चीजें बात हो रही हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये आगे आपके पास आई गया मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन नॉन एज द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऐसा नहीं है घंटे में से 1 मिनट की सुई निकाल के आपको दे देंगे भी ये घड़ी वाली सुई रख लो, ये मिनट्स इतने मिनट चली है। मिनट्स होते हैं कंपनी की प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मीटिंग। कोई भी मीटिंग होगी उसमें क्या क्या एजेंडे पास हुए, जब भी हाईलाइट्स पॉइंट्स होंगे उसको मिनट्स बोलते हैं। हम लोग भी देखते हैं ना कंपनी जब बजट पेश करती है या फिर गवर्नमेंट बजट पेश करती है, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन बजट की जब डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कुछ पॉइंट्स में मिलती है, 20-25 पॉइंट्स होते हैं भी ये बजट में पास किया गया, तो मिनट्स ही माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के लिए किसी भी कंपनी मीटिंग के लिए जरूरी है। 5 के 5 पॉइंट जब भी कोई कंपनी में मीटिंग होगी ये पॉइंट क्लियर उसमें होने चाहिए। इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉक्सी पर्सन। प्रॉक्सी आप लिख सकते हैं। प्रॉक्सी एक ऐसा पर्सन होता है, मान लीजिए कंपनी में कोई शेयर होल्डर है, कुछ इमरजेंसी बेसिस पे पर्सन नहीं आ सकता, तो अपनी जगह पे वो अपनी जगह पे किसी और पर्सन को जब भेजेगा उस पर्सन को प्रॉक्सी पर्सन बोला जाता है। लेकिन प्रॉक्सी पर्सन के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही स्पीकिंग राइट होता है। वो मीटिंग में आएगा, सिर्फ लोगों के मुंह देख सकता है, उनको देखकर वो वापस जा सकता है, ना तो बोल सकता है ना ही उसमें कोई वोटिंग कर सकता है। दिमाग तो है। हाँ, जब भी किसी कंपनी में प्रॉक्सी पर्सन रखा जाएगा तो उसका नोटिस पहले ही कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। मीटिंग से कम 3-4 दिन पहले कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी जगह पे वो पर्सन आ रहा है, तो वही बंदा हमारी जगह मीटिंग अटेंड करेगा, तो कंपनी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। होता ही नहीं है प्रॉक्सी के पास। नहीं मतलब हाँ, तो मैं अपनी जगह से भेजा तो ये वोटिंग नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है सर बाद में कोई वोटिंग नहीं हो सकती कैसे? जैसे कि बाद में जब गवर्नमेंट इलेक्शन होंगी तो एमसी के काउंसिलर के वो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मीटिंग में नहीं कर सकते वोटिंग, ठीक है।
उसके बाद है रूल्स ऑफ द कंपनी, सॉरी प्रॉक्सी फ्रॉम शैल इनफॉर्म। जब भी प्रॉक्सी पर्सन आएगा, अगर मान लो कंपनी में पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। प्रॉक्सी पर्सन जिसको बोला गया वो तो वही आना चाहिए पर्सन, अगर उसकी जगह कोई और पर्सन दोबारा आ गया जो शेयर होल्डर, उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। बाई द वे प्रॉक्सी पर्सन आके वोटिंग करने बैठ जाए, या मीटिंग में बोलने लग जाए कुछ भी, या अपने तरफ से अपने रूल्स बताने लग जाए, तो मीटिंग में उस पर्सन को पेनल्टीज होती है। प्रॉक्सी वाले को लगते हैं, साथ में जो शेयर होल्डर है उसको भी लगती हैं। जब भी प्रॉक्सी पर्सन आएगा तो मीटिंग में उसका रिटर्न में होना चाहिए कि ये पर्सन प्रॉक्सी बन के आया, उसका नेम, उसका एड्रेस, वो पर्सन, उसका रिटर्न में कंपनी बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी को क्या पता लगेगा कि वो है या कि शेयर होल्डर खुद बताएगा ना कंपनी को, लगेगी। शेयर होल्डर खुद बताएगा कंपनी जैसे- को उसका नेम, उसका एड्रेस, प्लस उसका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा वो कंपनी के पास पहले सबमिट होता है कि ये बंदा हमारी कंपनी, आपकी कंपनी में मेरी जगह पे मीटिंग अटेंड करने तो सबको आएगा। पता होगा सर इसमें? सभी शेयर होल्डर को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये पर्सन प्रॉक्सीज आए हैं, तो ये पर्सन साइड में बैठेंगे, एक साइड में बैठा देंगे उनको उस चेयर के ऊपर कि सब लोग इनको देख लीजिए, आप लोगों को देखेंगे बैठे, ठीक है। उसके जैसे बाद टाइप्स ऑफ, इसके बाद आपके पास आ रहा है टाइप्स ऑफ मीटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ जी। एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी में हर साल रखी जाएगी, 15 महीने के अंदर सभी कंपनी को करवानी जरूरी होती है। जब भी कंपनी में मीटिंग रखी जाएगी 21 दिन पहले नोटिस सभी शेयर होल्डर को जाएगा। उस मीटिंग में जो भी नोटिस हमने एजेंडा पास करना है वो लोग उसमें पास कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर शेयर होल्डर को लगे इमरजेंसी बेस पे कोई मीटिंग अलग से कंपनी में करनी है तो मीटिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी सभी शेयर होल्डर को 14 दिन पहले नोटिस जाता है, इसमें ध्यान रख लेना। वैसे तो नॉर्मल मीटिंग में 21 दिन पहले होता है, अगर कंपनी में ईजीएम रख रहे हैं तो शेयर होल्डर को 14 दिन पहले नोटिस चला जाएगा। जब भी कोई, हाँ ये भी पॉइंट इसमें रख लेना, जब भी कोई मीटिंग कंपनी में होगी, कभी भी कोई मीटिंग हॉलीडेज डेज पे नहीं हो सकती, ठीक है। मान लीजिए कंपनी में संडे है या फिर स्पेशल कोई हॉलीडे, दिवाली, होली, ऐसी कोई मीटिंग कभी नहीं रखी जाती किसी भी हॉलीडेज के ऊपर। हमेशा कंपनी के वर्किंग टाइम में ही मीटिंग रखी जाती है। ये भी इसेंशियल ऑफ मीटिंग में आप लिख सकते हैं। कंपनी में जब भी मीटिंग होगी, छुट्टी वाला दिन कभी नहीं होती। इसके अलावा कंपनी में अलग अलग मीटिंग भी होती हैं। बोर्ड मीटिंग, जैसे बोले कि क्लास मीटिंग, अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगता है कि हमें कोई नया रेजोल्यूशन पास करना है, या फिर सिर्फ बोर्ड ऑफ कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको कोई मीटिंग करनी है, तो वो भी कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। इसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। इसके अलावा अदर मीटिंग भी होती है। क्रेडिटर, कंपनी के मैनेजर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको लगता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मीटिंग करनी है तो वो भी कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। इस सभी मीटिंग्स के लिए डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर वो मीटिंग अटेंड, सब लोगों के लिए मीटिंग सेटअप कर सकता है। अदर मीटिंग में आ रहा है क्रेडिटर मीटिंग। अगर कंपनी जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को उधार में सामान दिया होता है, वो भी चाहे तो कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। मीन्स वो डायरेक्टर के पास टाइम ले लेंगे, सभी क्रेडिटर्स को नोटिस चला जाएगा कंपनी में। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ, जिन जिन लोगों से हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं कि हमारी कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, जिन जाकर हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वो क्रेडिटर के साथ में मीटिंग रख सकते हैं। उन पर्सन को बुलाया जाएगा जो कंपनी में क्रेडिटर होंगे। डिबेंचर होल्डर मीटिंग, कंपनी में जब भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, इनके पास कोई मीटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं होती, लगे हाँ डिबेंचर वालों को हम लोग प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर इक्विटी वाले बनाना चाहते हैं, या कोई डिबेंचर होल्डर जिनको वापस भी करना है पैसा, तो कंपनी पहले मीटिंग बुलाएगी, तो उनको बुला के भी मीटिंग कंपनी कर सकती है। लास्ट में आता है ऑडिट कमेटी मीटिंग। अब ऑडिट कमेटी मीटिंग मीन जो कंपनी के डायरेक्टर्स, कम से कम 3 पर्सन होने चाहिए जो ऑडिट कमेटी में आते हैं, उनको भी अगर आपस में मीटिंग करनी हो, भी हम लोग कंपनी में ऑडिट कैसे करवाएंगे, कैसे अपना काम कंप्लीट करवाना है, तो वो भी कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। ये थी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, और ये टॉपिक भी हुआ आपका खत्म।